प्यारे बच्चों, आप सभी का करियर पॉइंट सीपीजेएस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 का जो प्रथम पाली का साइंस का ऑब्जेक्टिव है वो लेकर आया हूँ। तो चलो अब देखता हूँ कि क्या है इसमें, है ना। ये ऑब्जेक्टिव करके देखता हूँ, इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, है ना। ये 80 ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपके लिए यूज़फुल रह सकता है। तो चलिए बिना देर किए चलता हूँ। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास आ रहा है, कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो आप देख सकते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, कितना एम्पियर? 10 के पावर माइनस 3। एक होता है जैसे मेगा बराबर कितना होता है, 1 मेगा इक्वल टू 10 के पावर 6 होता है ना। मेगा गीगा इक्वल टू 10 के पावर कितना होता है, 9 होता है ना। उसी तरह मेगा गीगा किलो इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो इक्वल टू 10 के पावर 3 होता है, 10 टू द पावर 3 होता है। तो ये उसका मतलब बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपका यहाँ दिया है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग कहाँ करते हैं हम, इसका बताइए। तो कहता है कि क्या भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है। तीसरा नंबर सवाल आपके पास है, ये कह रहा है सौर सेल, जो सोलर सेल है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सौर ऊर्जा जो है, जिसको कहते हैं सोलर सेल जो है, सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऊर्जा होगा, 3 का डी होगा, विद्युतीय ऊर्जा में, है ना। और भी कई एक जैसे उपकरण है, जैसे कि विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है ना, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। जनरेटर का मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को आप ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जनरेटर, ठीक है। उसी तरह से मोमबत्ती क्या है कि आपका जो रासायनिक ऊर्जा है उसे प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, उष्मा ऊर्जा में भी। उसी तरह से आप और भी देख सकते हैं कि जो आपका सितार है, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। उसी तरह सोलर सेल आपके पास हैं, जो आपका ऑप्शन में आया हुआ है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सोना की परमाणु संख्या कितना है। तो 79 में गोल्ड होता है ना। और इसकी जो सिंबल होती है एयू होता है, ये भी ख्याल में रखना है। इसका लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम होता है। लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम होता है। इसका लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम, ठीक है। इसका लैटिन नाम होता है ऑरम, लैटिन नाम ऑरम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वो क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है, कहता कि निम्न से कौन सी क्रिया नहीं, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या नहीं होता है, तो बताइए। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या नहीं होता है, क्या दहन होता है, श्वसन होता है, भोजन का पाचन होता है, अवक्षेपण होता है। पूछ रहा क्या नहीं होता, तो ये दहन तो होता ही है, श्वसन भी होता है और भोजन का पाचन भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सबको समझ में आ रहा होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर आ रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, ठीक है, याद रखना है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6 होना चाहिए, 5.6 से कम कि 5.6 से अधिक कि 7 होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 5.6 से कम होना चाहिए। और 5.5 जो आप कहते हैं 5.5 से अगर कम जाएगा ना, तो आपका मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपका दंत अस्थि क्षय हो जाएगा, मतलब दांत का सड़ना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्यारे बच्चों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, चींटी के डंक हो, चाहे तो आपका जो बिरनी होती है उसका डंक हो, है ना, मधुमक्खी का डंक हो, तो इन सबों में क्या पाए जाएंगे, तो इस सब के अंदर मेथोनोइक एसिड पाए जाएंगे, ठीक है। जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं मेथोनोइक एसिड को आप कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। तो संवहन उत्तक कौन सा है, तो आपका जो है संवहन उत्तक उसको कहते हैं जो कि वहन करने वाला होता है,
ठीक है, उसे संवहन उत्तक कहता हूँ। तो जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है? संवहन उत्तक है। जाइलम भी हो जाएगा आंसर इसका और फ्लोएम भी हो जाएगा। इस वजह से आपका आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों? तो ये बच्चों होने वाला है आपका आंसर डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो कह रहा परासरण द्वारा, कह रहा कि विसरण द्वारा, कह रहा कि अवशोषण द्वारा, कह रहा निष्कासन द्वारा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर कौन सा निकल के आना चाहिए? तो ये परासरण द्वारा। परासरण क्या होता है? परासरण पहले सीखिए। परासरण और विसरण में अंतर है। परासरण और विसरण में क्या है? एक अंतर है। क्या अंतर है उसको समझिए। परासरण जो है किसी झिल्ली के द्वारा आर पार होने वाला जो द्रव है वो होता है, परंतु विसरण की क्रिया में मतलब किसी पदार्थ को इधर उधर होने के लिए झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जो कि 11वां नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए थोड़ा समय बढ़ा लेता हूँ। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अब ये सबसे बड़ी पूछा है, ये नहीं पूछा कि अंतःस्रावी है कि बाह्यस्रावी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर बात किया जाए तो अकृत होगा। ठीक है, क्या होगा? अकृत होगा। और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पूछेगा आपसे तो क्या बताइएगा? सबसे छोटी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि होगा। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय ये आपको मिश्रित ग्रंथि है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि में अग्नाशय क्या है? ये आपको मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ग्रंथि है ये होता है दो तरह का मेनली, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। बट एक ऐसा होता है जिसमें दोनों गुण होता है, जैसे कि अग्नाशय है, अंडाशय है। तो ये भी एक तरह का जो है आपको मिश्रित ग्रंथि है, ये भी मिश्रित है। लेकिन पूछा है बाह्यस्रावित सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब सबसे बड़ी तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। जब एंजाइम स्रावित करता है तो पेनक्रियाटिक जूस, और हार्मोन स्रावित करता है तो इंसुलिन। ठीक है, अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि महिलाओं में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने में काम आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम किस मस्तिष्क का पार्ट है? आपसे अगर कोई पूछे कि सेरिबेलम किस मस्तिष्क का पार्ट है, तो प्यारे भाई सेरिबेलम जो है ये आपका किस मस्तिष्क का पार्ट है? बताइए तो, कोई कमेंट करके बताइएगा सेरिबेलम किस मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है, ऐसे तो सेरिबेलम आपका जो है हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। अब ये क्रेनियम क्या है ना, संतुलन बनाने में सेरिबेलम ही काम आता है, बट यहाँ सेरिब्रम दे दिया है। शरीर का सॉरी शरीर का संतुलन दिया है ना, मतलब पूरी शरीर का बात कर रहा है। तो आपका कौन सा आंसर होना चाहिए? आपका सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम हमारे शरीर के सबसे बड़े हिस्सा, मतलब मस्तिष्क का, मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से को क्या है, कौन सा है? सेरिब्रम। इसी को कहते हैं हिंदी में परम मस्तिष्क। ये पूरे मस्तिष्क का 66% भाग अकेला होता है। इसमें हमको सोचने की क्षमता यही डेवलप करता है, सोचने का, समझने का, याददाश्त शक्ति, ये सब यहीं से होता है। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है जो कि क्या करता है, आप चलते बोलते हैं उसको नियंत्रित करता है। क्रेनियम क्या है? तो क्रेनियम 6 मतलब एक हड्डी का संयोजन होता है, 6 हड्डियों का, जिसके अंदर हमारा क्या होता है मतलब मस्तिष्क, दिमाग, जिसको जो खोपड़ी है ना, ये जो खोपड़ी है वो खोपड़ी जो है ये क्रेनियम हड्डी का बना होता है, बहुत मजबूत होता है। मस्तिष्क स्टेम क्या है? तो ये मस्तिष्क स्टेम आपको पता होना चाहिए, ब्रेन से निकलने वाले और जो स्पाइनल कोड से निकलने वाले हैं वहीं के पास होता है ये। बट आपका आंसर 12 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। पूरे शरीर का बात किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन है जो कि मेल में पाया जाता है, बिल्कुल ये भी है। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल में पाया जाता है। थायरोक्सिन भी है, ये भी है ना। मतलब सॉरी, थायरोक्सिन कैसे होगा? ये कह रहा है केवल जो किशोरावस्था का बात करा। प्यारे बच्चों में बता दूं किशोरावस्था कितना से कितना होता है? तो आपको 12 के बाद मतलब 18 के आस तक होता है ना, किशोरावस्था का मैं बात करूँ। अब इसी अवस्था में आपके शरीर का विकास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं?
4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। 14 नंबर क्वेश्चन, 4 कोष्ठ हैं। हृदय क्या है? हृदय आपका एक मसल्स है पूरा, है ना, जो कि आपके शरीर के बच्च गुहा में पाया जाता है, मतलब दोनों जो छातीय पसलियों के बीच पाया जाता है, केवल मांसपेशियों का बना होता है। और इस हृदय का काम है रक्त को पंप करना, ना कि रक्त को फिल्टर करना। ठीक है, रक्त को फिल्टर करता है हमारा किडनी, रक्त को शुद्ध कम करता है फेफड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, रक्त क्या है? तो रक्त सबसे पहले एक तरह का उत्तक है, वो भी कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है ना। उत्तक है तो संयोजी भी है और तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। रक्त भी आपको जानते होंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपको प्लेटलेट्स है, ये सारे रक्त का पार्ट हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन के कारण रेड होते हुए पता होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, जीन शब्द किस ने प्रस्तुत किया? जीन, जा से जीन और जा से जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा। जीन शब्द किसने दिया? तो जा से जीन और जा से जोहान्सबर्ग, डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेंडल ने क्या दिया, है ना, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मेंडल ने क्या दिया? मेंडल का आपका जो है आपको पता होना चाहिए, मटर के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना, जो कि 7 विपरीत गुण वाले, मतलब 7 प्रकार के, मतलब विपरीत जो गुण वाले क्या लिए? मटर के दाने लिए। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम स्टेबम। डार्विन ने क्या दिया? डार्विनिज्म दिया, मतलब डार्विन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। लैमार्क क्या दिया? उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा था कि जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करेंगे वो उस अंग का विकास ज़्यादा होगा, और जिसका कम करेंगे उसका कम होगा, और वही जो है हमारे अगले पीढ़ी में जाएगा। बट इसका खंडन किसने किया था? याद करिए, 21 पीढ़ी तक के चूहे को काटा था। ये देखिए भाई साहब चूहा, ठीक है, 21 पीढ़ी तक के चूहे को काटा था, 22 महीने काटा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हमको किस प्रकार का पदार्थ इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये तो अस्थायी चुम्बक बन जाएंगे इससे, इस बात से हमको नरम लोहे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसा लोहा का? नरम लोहा का। ठीक है, कैसा लोहा? नरम लोहा का। आपको पता होना चाहिए पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, जो कि पिताजी, तो पिताजी का रहा है, पिताजी। तो पीतल का किसका किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर और जिंक का, याद रखिएगा। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण क्या होते हैं बताइए? विद्युत धारा प्रवाह होता है तो गतिशील कण कौन है? इलेक्ट्रॉन ही तो रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना, वही तो चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन हमारा नाभिक के अंदर होता है। आयन तो आपको पता होना चाहिए, धन आयन, ये तो परमाणु ही है। तो आपका आंसर, सटीक आंसर कौन सा होगा? डी नंबर होगा। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम V बराबर आई आर, ये तो सबको पता है। V और I के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो कौन सी रेखा देता है हमको? सरल रेखा। कैसी रेखा? सरल रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कहता विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है 20 का। क्या हो जाएगा? वोल्ट होगा। ठीक है, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा मतलब बहुत कम होता है। लेकिन यही क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, क्वेश्चन में ये कहा था कि आदर्श, जो आदर्श है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता? तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अगर आपसे पूछता ना तो इसका आंसर 0 होता। लेकिन ये केवल पूछा है, इसका कहना कि अमीटर का प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये तो सबको पता होता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। क्या याद रखिएगा, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो डब्ल्यू होता है उसका संकेत। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 74 में टंगस्टन। इसका लैटिन नाम क्या होता है? बुलफॉर्म होता है। बुलफॉर्म, ये पूछा जाता है, बुलफॉर्म इसका लैटिन नाम होता है। 74 इसकी परमाणु संख्या, संकेत डब्ल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या? सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन छूट गया। कहता रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? हम रियोस्टेट को क्या कहते हैं?
इसको मतलब वेरिएबल प्रतिरोध भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रतिरोध को बढ़ा घटा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ये जो V होता है R के समानुपाती होता है, और जो V है ये I के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी इसका भी सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखता हूँ। क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन है कि रियोस्टेट का क्या उद्देश्य है। तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है बता सकते हैं, धारा के मान में क्या करना, परिमाण में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं रियोस्टेट की मदद से। तो आपका ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी, ठीक है, मतलब सॉरी सी हो जाएगा। विद्युत आवेश का अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का पूछा है तो आवेश का क्या होता है, कूलम होता है ना, क्या होता है, कूलम। एक स्टेट कूलम इक्वल टू मतलब कि ए कितना होता है, 96,500 कूलम होता है, ठीक है। तो ये कूलम हो गया। अब कूलम कहते किसको हैं, तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से दोनों वस्तु के ऊपर कुछ आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश का SI मात्रक कूलम है। कूलम एक मतलब साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर मतलब इसको रख दिया गया, ठीक है। तो और कूलम की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। I बराबर क्या होता है, QI/T, यही तो सूत्र होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। अगर आपसे पूछेगा श्वसन का अंतिम उत्पाद तो क्या बताइएगा, बताइए। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद आपको क्या होगा, श्वसन कितने प्रकार का पहले ये बता दीजिए। तो श्वसन जो है आपको दो तरह का होता है, एक वायवीय और एक अवायवीय। तो वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, और अवायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वायवीय कहते श्वसन का अंतिम उत्पाद, तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद का अगर बात किया जाओ तो अंतिम उत्पाद होता है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलिए दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनामेल। इनामेल एक शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है जो कि कैल्शियम का बना होता है। अगर ये दांत की परत से ये उखड़ जाएगा तो क्या होगा, आपका दांत का अस्थि क्षय होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन। क्या है 27 नंबर क्वेश्चन जी, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को कहते हैं हम छोटी आंत, क्षुद्रांत को क्या कहते हैं, तो छोटी आंत भी कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या 27 से कितना हो जाएगा, बी। अमाशय क्या है, अमाशय को पेट कहते हैं। अमाशय में ही हमारा भोजन का पाचन होता है ना। ऐसे भोजन का पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, मुख से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, कहाँ से, मुख से या मुख गुहा से, ठीक है। ये ग्रासनली क्या है, इसके बाद मुख गुहा से कहाँ जाता है, ग्रसनी के पास, ग्रसनी के ग्रासनली में आता है, और ग्रासनली से फिर अमाशय में जाता है, और अमाशय के बाद फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत में जो बच गया फिर बड़ी आंत में चला जाता है। बट आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर रहने वाला है कौन सा, बी, छोटी आंत, 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपका जो है 28 नंबर क्वेश्चन, परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है, तो परागकोश के अंदर होता है। ये फूलों में होता है ना। फूल का जो मेल भाग है, नर भाग है, उसे कहते हैं पुमंग, और इसका दो भाग होता है, परागकोश और एक तंतु होता है। जैसे ये मैं बना रहा हूँ फ्लावर, सॉरी ये फ्लावर बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से फ्लावर बना दिया, ठीक है, और ये डंठल लगा दिया। तो ये जो पार्ट आपको दिखता है ये मेल पार्ट दिखता है, ठीक है। ये पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूँ यही है परागकोश, और इसी के अंदर होता है क्या, परागकण होता है। अब ये जो दिख रहा है लंबा डंटा, इसका नाम है तंतु। अब ये पार्ट जो दिख रहा है पूरा यहाँ से यहाँ, ये फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट जो होता है मादा भाग को कहते हैं गायनेशियम, स्त्री केसर। इसका 3 भाग 4 भाग इसका भी होता है, ऊपर में वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि परागकोश होता है, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा है 29 नंबर, चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, नहीं जी। जाइलम में नहीं जी। तो एक कोशिकीय पौधे में नहीं, ये कहाँ पाई जाएगी, फ्लोएम में पाया जाएगा। किसमें, फ्लोएम के अंदर चालनी कोशिका पाई जाती है, सखी कोशिका पाई जाती है जो कि जीवित होता है ना। फ्लोएम 4 भाग से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी का मतलब दिनों का होता है, जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का आपसे पूछेगा तो 120 दिनों का होता है, और डब्ल्यूबीसी का पूछेगा तो 12 से 13 दिन, है ना। देख लीजिएगा। आरबीसी का पूरा नाम क्या होगा,
रेड ब्लड कार्पसल्स या सेल, ठीक है, याद रखना। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर नाभिक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। यही कारण है कि आरबीसी स्प्लीन के अंदर मतलब जा करके प्रतिदिन डेड हो जाते हैं, है ना। उसको कहते हैं कब्रिस्तान। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी को कहते हैं, क्योंकि उसी के अंदर जाके मर जाते हैं। परंतु जितना कोशिकाएं मरती है उससे कई गुना कोशिका हमारे बोन मैरो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन की कोशिका। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन की कोशिका, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। न्यूरॉन कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसमें कि कोशिका विभाजन नहीं होती है ना। इसीलिए तो प्रोटेक्शन है हमारे ब्रेन का, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 32 नंबर, अंडा। तो इस ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। तो अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ निषेचित होता है? अंडाशय में निषेचित होता है कि आपका जो है इधर क्या, अरे सॉरी भाई, ये तो हो ही नहीं रहा, इधर हो जा। हाँ, तो अंडाशय का मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो बता दिया मैंने। अंडाशय निषेचित होता है, कहाँ निषेचित होता है अंडाशय? तो अंडाशय कहाँ निषेचित होता है? फिलोपियन ट्यूब में। कहाँ निषेचित होगा? फिलोपियन ट्यूब में। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा 32 का। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है ना? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो सबसे पहले पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो पादप हार्मोन 5 है। देखिए कौन कौन सा है वो दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले ऑक्सीन, है ना, ऑक्सीन होता है। जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन होता है। इसमें 3 वृद्धि प्रवर्धक और 2 वृद्धि रोधी होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? मतलब तो जंतु हार्मोन होगा। ये देखिए ऑक्सीन भी आपको बताया मैंने अभी कि पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी आपका पादप हार्मोन है, एथिलीन भी आपका पादप हार्मोन है। बट ऑक्सीटोसिन जो है, जो आपको ऑक्सीटोसिन दिख रहा है, ये ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, ये क्या है? जंतु हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन क्या है भाई? तो ऑक्सीटोसिन का यूज़ कहाँ करते पता है? ऑक्सीटोसिन का यूज़ कहाँ करते पता है? अब इसका इस्तेमाल जैसे कृत्रिम तरीके से जो जंतु है ना, जानवर है, गाय भैंस, उसको सुइया लगा करके उसको दूध निकाला जाता है ज़बरदस्ती, जो कि बच्चों के लिए हानिकारक है ना। तो ये ऑक्सीटोसिन है। माँ के स्तन में जो मतलब अपने बच्चे को जन्म देती है तो पिलाने के लिए उसके स्तन में मेमोरी ग्लैंड में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही स्रावित होते हैं। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जन्म हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म के समय ही ऑक्सीटोसिन जंतुओं में स्रावित होती है। अब ये पादप हार्मोन है एथिलीन, इसका आंसर समझिए कौन सा है? तो डी नंबर ऑप्शन है 33 का। एथिलीन क्या है? पादप हार्मोन है, जो कि प्राकृतिक तरीके से पेड़ में फल को पका देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, ठीक है। साइटोकाइनिन का क्या काम है? इसका काम है कोशिका को विभाजन करना, साइटोकाइनिन का। ऑक्सीन का क्या काम है? तो वृद्धि को बढ़ाना। ऑक्सीन को कहते हैं प्राथमिक हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कहता है फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर है। क्या नाम है उसका? पुंकेसर। बाकी अंडाशय है, अंडाशय तो ये तो मतलब मादा का है, वर्तिकाग्र मादा का है, वर्तिका भी मादा का है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, 35 नंबर क्वेश्चन पे आइए, जनन से है। करा कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो किसमें? अब जितने भी एक कोशिकीय है तो एक कोशिकीय में द्विखंडन होता है। तो बताइए हाँ एक कोशिकीय कौन कौन है? तुम कहोगे अमीबा भी एक कोशिकीय तो है, बिल्कुल सही जवाब। ईस्ट भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय। अब कारण निम्नलिखित तो द्विविखंडन नहीं होता है। अब द्विविखंडन नहीं होता है मतलब बहुविखंडन होता है। तो प्यारे बच्चों अमीबा एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। अमीबा एक ऐसा प्रोटोजोआ है ना, मृदु जलीय जीव है, जो कि द्विविखंडन विधि द्वारा भी अलैंगिक जनन कर लेते हैं और बहुविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कर लेते हैं। कौन? अमीबा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अमीबा होगा। बाकी ये सब द्विविखंडन, ये भी द्विविखंडन, ये भी द्विविखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आंसर द्विविखंडन विधि द्वारा नहीं करते, सॉरी दोस्तों, प्यारे भाई 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द्विविखंडन नहीं करते हैं तो ईस्ट में नहीं होता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए ईस्ट में नहीं होता है, फिर से बता रहा हूँ। ये ईस्ट में तो मुकुलन होता है ना, दिमाग से निकल गया था भाई। ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा अलगीकरण होता है, इसमें तो द्विविखंडन होता ही है, हमने सही बताया था, फिर यहाँ गलत लगा दिया। अमीबा में आपका क्या होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विविखंडन होता है, यूग्लिना में भी द्विविखंडन होता है, बट ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत हमारा कौन है, सूर्य है। क्यों है भाई? क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको, सूर्य की सतह पर हर एक क्षण 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहा है, एक हीलियम एटम बना रहा है। जिस समय 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है उस समय क्या होता है, मतलब हीलियम बनाता मतलब संलयित होता है। सूर्य की सतह पर कौन सी क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, नाभिकीय संलयन। संलयन माने जुटना, तो 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम परमाणु निर्माण करता है, उस समय आपको अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। इसी के लिए विशिष्ट के लिए तो हम छठ पूजा मनाते हैं, सबसे शुद्ध पूजा तो छठ पूजा ही है। उसमें क्या होता है कि हम उसका पूजा करते हैं जो कि निरंतर हमें ऊर्जा देते रहते हैं, है ना। और इसी तरह से कामना करते हैं कि और आपकी उम्र दीर्घायु हो, जिससे कि हमारे इस पृथ्वी पर ऊर्जा का निरंतरता बनी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वो है 37 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेगर जन मंडल को कहते हैं अनुवांशिकी का पिता। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि यही केवल हरे पौधे ही क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो प्रकाश ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपको जितना ऊर्जा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं सूर्य, उसका 1% ऊर्जा पेड़ पौधे द्वारा, हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछा है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछ दिया है भाई। तो नर युग्मक में जोड़ी पूछना चाहिए। देखिए हाँ, क्वेश्चन पूछ दिया है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, जोड़ा पूछता तब आंसर इसका ये सही होता, वरना आंसर तो फिर 46 हो जाएगा ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आइए, ओजोन परत पाई जाती है। अब बताइए, ओजोन परत पाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि परत का ज्ञान होना चाहिए। ये सपोज दैट दोस्तों, ये तुम्हारे है बच्चों, ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, तो सबसे पहले इसका ऊपर का लेयर क्या है, ये है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर मैंने बनाने जा रहा, एक ये बना दिया मैंने क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल। अगला आगे ऊपर होता है, मैं आगे बनाने जा रहा हूँ समताप मंडल, इसको कहता हूँ मध्य मंडल। एक और बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ ये आयन मंडल। तो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किधर गया भाई, कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? अनुवांशिक ग्रेगर जन मंडल तो हो गया, हाँ 40 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? ये तो हमने कहा कि आपका ये तो पृथ्वी का सतह है, ये तो पृथ्वी का सतह है। ठीक, ये होता है क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल, ये होता है समताप मंडल। ठीक, और ये होता है मध्य मंडल। ठीक, ये होता है आयन मंडल। ठीक, और इसके बाद होता है बाह्य मंडल। तो क्षोभ मंडल में क्या है, जितना भी मौसमी घटनाएं होती है ना, सब का सब क्षोभ मंडल में होता है ना। वर्षा गरजे, बिजली कड़के, धूप आवे, हवा चले, ये सब का सब क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अगला है इसमें आपको बाकी बचा, इसके ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। इस समताप मंडल को कहते हैं शांत मंडल, है ना। ये शांत मंडल क्यों कहते हैं?
अब इसी के अंदर हवाई जहाज उड़ते हैं शांत मंडल में, मतलब समताप मंडल में। अब इस समताप मंडल में लगभग 10 किलोमीटर की मोटाई के आसपास ओजोन परत होता है ना। ओजोन परत होता है, कितना ओजोन परत होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, है ना, जो कि क्या करता है ओजोन परत, हमें जो सूर्य से प्रकाश से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकता है, जिससे हमारे त्वचा कैंसर से बच पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल किधर गया भाई, समताप मंडल का हिंदी दे रखा है ना, समताप मंडल का हिंदी क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आ गया, इंग्लिश लिखा हुआ है सबका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 41 नंबर क्वेश्चन है। आइए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन उसे धातु कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपसे धातु और अधातु का मतलब परिभाषा पूछ सकता है ना। फिजिक्स में पूछेगा आपसे धातु और धातु का परिभाषा क्या बताइएगा, तो फिजिक्स में बताना पड़ेगा कि उसको कहते हैं धातु जिससे विद्युत धारा की प्रवाह हो, जिसमें धात्विक चमक पाई जाती हो, जो भंगुर नहीं हो, ठोस हो, एकदम कठोर हो, जिसमें धात्विक चमक पाई जाती हो, जो कि पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है ना। और उसी तरह से आपको फिजिक्स में पूछेगा धातु किसको कहते हैं, तो जिसको पीटने पर वो भंगुर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, अधातु। वही केमिस्ट्री में पूछा जाए धातु किसको कहते हैं, तो जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 1 या 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन रहे या 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसे कहता हूँ धातु। और बाकी जो रहे 5 6 7 ये सब तो अधातु। जिसके बाहर में 4 रहेगा वो उपधातु रहेगा। उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7 है। कितना है, 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये 7 संख्या है, तो याद रखिएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास है 42 नंबर क्वेश्चन। कारण लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जिंक तो जस्तीकरण, जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना। जंग से बचाने के लिए हम काम करते हैं। 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजिक यौगिक उसको होता है मतलब कि जो भी अधातु हैं आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके आपको जो बंधन बनाते हैं उसे कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। तो ये आपका CH4 जो है सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन संख्या कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। मीथेन है, CH4 मीथेन गैस है। मीथेन एक प्राकृतिक गैस है ना। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है, नली या गटर से मीथेन गैस निकलता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44। आभूषण बनाने वाले सोना तो कितने कैरेट के चाहिए आपको, बताइए। आभूषण बनाने वाली सोना तो 24 कैरेट की 22 कैरेट। बच्चे कन्फ्यूजन है भाई, 22 कैरेट, बाकी 2% 2 कैरेट टाका लगाया जाता है ताकि उसकी कठोरता प्रदान करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व है मतलब अक्रिय तत्व है, मतलब निष्क्रिय तत्व है, मतलब इनर्ट गैसेस है, मतलब शून्य वर्ग वाला गैस है, मतलब 18वां वर्ग वाला गैस है। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, हीलियम नियाकी जारे, तो आप इसको भी बोल सकते हैं, तो याद हो जाएगा हीलियम नियाकी जारे। ठीक है, चलिए तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आर्गन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ताम्र एवं टीन कहा है, तो ताम्र मतलब Cu+Sn है, तो Cu+Sn क्या होता है, सोल्डर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4 ½ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। तो CaSO4 2H2 जिसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को हम क्या करते हैं, आपको 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर बनता है हमारा क्या, CaSO4 ½ बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, बताइए। लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, लवण और
जल बनाते हैं, बट इसमें ऑप्शन को देख कर मारना है। तो लवण और जल इसमें नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल लवण वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना क्या, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें लवण और जल बनता है। तुमसे पूछेगा कि साधारण नमक किससे किसके मिलकर बना है, तो परवल अम्ल और परवल क्षारक को मिलने से साधारण नमक बनता है। आपसे पूछेगा कि बताइए परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक को मिलने से क्या बनता है, तो आपको बनेगा परवल, मतलब कि दुर्बल क्षारक और परवल अम्ल मिलेगा तो आपको अम्लीय लवण बनेगा। यदि परवल क्षारक और दुर्बल अम्ल रहेगा तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा मतलब कि जो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका है 49। बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। तो CaOH का 2 टाइम्स मतलब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है, जो दीवार पर पोटीना करते हैं ना, उसका उपयोग में आता है CaOH का 2 टाइम्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेते हैं तो 1-2 दिन में क्या होते हैं, 1-2 दिन में क्या बना लेते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 इसका सूत्र होता है, CaCO3 बना लेते हैं, तो कि ये संगमरमर जैसा हमारे दीवार पर चमक आ जाती है। तो ये बुझा हुआ चूना बनता कैसे है ना, CaOH का जो 2 टाइम्स इसका आंसर है, बनता कैसे है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जल के साथ मिलाते हैं ना, तो बनता है CaOH का 2 टाइम्स और आपको मिल फिर जाएगा उधर वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं है मतलब क्या, क्षार नहीं है मतलब अम्ल है, तो कौन सा अम्ल है इसमें से, तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर रहने वाला NaCl। यही तो है, सब तो भस्म ही है ना, यही तो आपका क्या है, लवण है। जस्ता का अयस्क कौन सा है, जिंक का, Zn जिसका संकेत है, तो बताइए ZnS, जिंक ब्लेड ZnS है। बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का सूत्र जानते हैं क्या होता है, बताइए एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al2O3 और 2 मतलब और ये 2H2O हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉक्साइट है। सोडियम क्लोराइड ये तो देख ही रहे। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, सिलिकॉन है एक, क्या है सिलिकॉन एक, बताइए सिलिकॉन क्या है, तो ये सिलिकॉन एक धातु है कि उपधातु है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या है, उपधातु है। उपधातुओं की संख्या कितनी है, उपधातुओं की संख्या आपके पास 7 है। कौन कौन है, बोरॉन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। इसकी परमाणु संख्या 5, इसका परमाणु संख्या सिलिकॉन का 14, 32 में जर्मेनियम, 33 में आर्सेनिक, 50 में टीन और 51 में टेलुरियम और 84 में पोलोनियम। सबसे अधिक समस्थानिक वाला कोई तत्व है तो 84 पोलोनियम है, याद रखिएगा। और 82 के बाद या 82 से जितना भी तत्व आता है सबको रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। एल्कोहल कौन सा, तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, बताइए एल्कोहल पूछ रहा है, तो मतलब कि एल्कोहल मतलब एसिडिक नेचर का भाई, तो एल्कोहल के अंदर आपको हाइड्रोजन तो दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना, क्या दिखेंगे, हाइड्रोजन तो आपको दिखना ही दिखना है। ठीक, क्योंकि अम्लीय प्रकृति है, तो अम्लीय प्रकृति आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आपको हाइड्रोजन रहता है उसको अम्ल कहते हैं। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मैंने पीछे भी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड कहते हैं मेथेनोइक को। ठीक है, जो कि चींटी के डंक काटते हैं तो वो तो चींटी के डंक, बिरनी के डंक, मधुमक्खी के डंक, ये सब में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो भैया आपके पास क्लोरोफिल भी चाहिए उसको, सूर्य प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा D नंबर। ठीक, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम, बात समझ में आ रही है, तो ये आपका क्लोरोफिल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लोरोफिल क्या एक तरह का वर्णक है।
अगला है 57 नंबर, तैलीय कागज होता है, क्या होता है? पारभासी होता है ना। तैलीय कागज क्या होता है? तेल लगा हुआ कागज पारभासी होता है, मतलब पूर्ण रूपेण प्रकाश नहीं पार करता तब पारभासी हो गया। जिससे पूर्ण रूपेण पार कर जाता पारदर्शी, जिससे नहीं पार करता उसे अपारदर्शी, जिसे थोड़ा बहुत पार करता है उसे पारभासी। ठीक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुपात होता है, अनुपात का कोई मात्रक ही नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल खोज किसने किया? सबसे पहले रीमर ने किया था। क्या प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो निर्वात की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा, ऐसे तो समान ही हो जाता है, बट निर्वात की अपेक्षा कह रहा है तो ये आपका जो होगा क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डिपेंडेंट है तो ये कम हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 2 होता है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, चांदी, तो चांदी हो जाएगा। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 सिल्वर, Ag इसका सिंबल है, Ag इसका लैटिन नाम अर्जेंटीना में। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? यही ना पूछ रहा है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का बना होता है। ठीक है। शुष्क सेल में ऋण कहाँ हो गया भाई? ओ सॉरी, ये ऊपर वाला में चला गया, यहाँ पे है। शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड है किसका बना होता है? जस्ता का। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन था ये। 1 जूल का मान कितना होता है? कै कैलोरी होता है 1 जूल का मान? बहुत आप पढ़े हैं, बताइए। 64 नंबर क्वेश्चन, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर आपके पास, वनस्पति तेलों में होता है, क्या होता है वनस्पति तेल में? हम लोग कौन सा तेल खाते हैं? संतृप्त की असंतृप्त? तो सबसे पहले हम लोग असंतृप्त खाते हैं। कौन सा खाते हैं? असंतृप्त खाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो आपको लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त वाला सबसे पहले यहाँ चुनना था, और वो भी कि छोटा छोटा चेन वाला होता है। तो आपका आंसर कौन सा रहने वाला है? तो आपका आंसर रहने वाला है सी नंबर, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। 66 नंबर में आइए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंडेलीव के आवर्त सारणी नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है मेंडेलीव का? तो परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, क्या है? परमाणु द्रव्यमान। परंतु मोसले का क्या है? परमाणु संख्या है, याद रखिएगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो आपको पता होना चाहिए। अमोनिया पूछा कि अमोनियम, अमोनिया, तो अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। तो 1 क्या हो जाएगा? 3। नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन पूछा था। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर कौन सा द्रव होता है, बताइए। 69 नंबर सवाल है। तो कमरे के ताप पर द्रव होता है एथेनॉल। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, याद रखिएगा, है ना। अब ये अचार वगैरह जो होता है उसको बनाया जाता है, तो 3 से 4% जो है इसका मतलब कि मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? ये सिरका वाला बनता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% मिलाते हैं तो क्या बनता है? सिरका बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया होगा। निम्नलिखित सिरका में तो एसिटिक अम्ल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी नंबर। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो बताइए। इनमें से तो सभी है। ठीक है, कार्बन का अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो इसमें जो ग्रेफाइट में 3 परमाणु का मतलब संयोजन होता है, और हीरा में क्या होता है? 4 परमाणुओं का। हीरा क्या होता है? आपका होता है टेट्राहेड्रल, त्रियामी। परंतु ग्रेफाइट क्या होता है? षटकोण होता है क्या? चलिए 72 नंबर कह रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समायावी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उसका अणुसूत्र सेम रहेगा,
बट अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसको कहते हैं समावयवी। क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। ठीक है। दाढ़ी बनाने वाली के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब से क्या होता है, मतलब वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है, यही वजह से। ठीक है। तो अवतल दर्पण के इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण में फोकस के ऊपर रखा जाता है तो अनंत पर, और फोकस से कम दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के पीछे सीधा बनता है और बड़ा बनता है प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन आ रहा है 74 नंबर आपके पास। ये क्या हो गया भाई? 74 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे कम लाल रंग का होता है। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी 75 नंबर, फोकस दूरी होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा बताइए? उसका तो पता ही नहीं है कहाँ फोकस दूरी जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका फोकस दूरी इसका क्या होगा? अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें बराबर मतलब कि दूरी पर जो रखा है, दर्पण से बराबर दूरी पर, दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर उसका पीछे प्रतिबिंब बनेगा। समान आकार का, समान ऊंचाई का, बराबर दूरी पर है तो बराबर बनेगा। ठीक है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का? तो वक्रता केंद्र पर रखिए, है ना। वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो समान बनता है, वो उल्टा भी बनता है, वस्तु के आकार का बराबर बनता है। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, ध्रुव पर तो, ध्रुव और फोकस के बीच तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब ऑप्शन संख्या सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमारे अग्रिम सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो परंतु आपसे पूछता कि लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन हो जाता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो आपका देखिए यहाँ से 1/16 सेकेंड है इसका आंसर। क्या होगा? 1/16 सेकेंड। बट यहाँ ये दे दिया है कितना? आपको दे दिया है 1/10, है ना। ये आपका आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। 1/10 सेकेंड तो कान के अंदर जो है ना वो बना होता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ऐसे तो मेरे अनुसार तो आपका ये 1/16 सेकेंड ही चाहिए, बट ऐसे दिया है आंसर, इसका मतलब कि जो होना है, जो बुक का स्टर मानना है 1/10 सेकेंड माना है, बट कान में 1/10 सेकेंड तक बना होता है किसी कोई भी ध्वनि। लेकिन ये पूछा है दृष्टि के लिए, तो 1/16 सेकेंड ही होना चाहिए। ठीक है। बट आंसर इसका बोर्ड का मानना 1/10, तो 1/10 आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है कि 79 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व तो हो गया, का उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में सीधा होता है, क्या होता है? सीधा होता है, और वस्तु से क्या होता है? छोटा, आवर्धित होता है। क्या? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का बात कर रहा है। तो ये भाई उत्तल दर्पण का है तो वस्तु से मतलब छोटा ही तो बनता है, सीधा और छोटा बनता है, इसमें गलत आंसर दे रहा है। ठीक है। ये सीधा और हर्षित बनता मतलब कि छोटा बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाना चाहिए आपका? ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए यहाँ से? तो ऑप्शन हो जाना चाहिए सी नंबर। ठीक है। सीधा और हरासित बनता मतलब छोटा बनता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो V/U होता है। क्या होता है? V/U होता है। अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। एक आवर्धन का और सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, मतलब वस्तु की ऊंचाई, तो भी हो जाएगा। तो शायद ये आपका रहा 80 ऑब्जेक्टिव, जो कि साल 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल था, है ना।
उसका ये था एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये ज़रूर कम्प्लीमेंट थे बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक ऑप्शन को करवाया, ये आपके लिए बेहद ही उपयोगी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक जो ऑप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसी तरह का वीडियो चाहिए जो टॉपिक का, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ठीक है। धन्यवाद।